Hi friends, in this video you will learn how to fill PIQ form in SSB interview. First of all you have to understand the importance of PIQ form. क्यों सब कोचिंग सेंटर्स में जब आप ज्वाइन करते हैं आपको PIQ फॉर्म पे अलग क्लास दी जाएगी, भरना सिखाया जाएगा. Why? Because it is your first introduction in front of selectors and they want to know your basic understanding to fill this form. कि फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो आप समझ भी पा रहे हैं कि क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या आपको उसमें लिखना है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है. एंड थर्ड चीज, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट लुकिंग फॉर आइंस्टाइन एंड न्यूटन. ध्यान दीजिएगा, आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं चाहिए उनको, बट डेफिनेटली दे आर लुकिंग योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी कि समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा. अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बट कैजुअल इन नेचर. केयरलेस हैं आप बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ डिसिप्लिन है. फॉर्म भी परफेक्टली नहीं भरा आपने और ना ही कोई और चीज़ है जो आप परफेक्टली कर रहे हैं, तो आप फिर सिलेक्ट कैसे होंगे. ठीक है, तो ये जो PIQ फॉर्म है ये आपको किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है. नाउ अब हम इसमें आपको यहाँ पर PIQ फॉर्म फिल करना बताएंगे और जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सेम मैं आपको इस चीज़ की बात बता सकता हूँ, गारंटी है कि अब आपको इस वीडियो के बाद किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू फिल PIQ फॉर्म. ओके, इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट भी रहे या अगर आपको कोई ऐसा लगे कि कुछ पॉइंट्स में जो कि आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई भी कर दूँगा. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो कि आप इस स्क्रीन पे आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर जो आपको ये दिया गया है ये वाला, इसके अंदर आप देखेंगे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट पर सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस. यहाँ पे आपको सिलेक्शन बोर्ड लिखना है कि आपका कौन सा सिलेक्शन बोर्ड है, वो आपको पता होगा. पहले उसका नंबर और फिर उसका प्लेस. ठीक है, वो आपके कॉल लेटर पे लिखा होता है, आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं कि भोपाल है, SSB कौन सी है, क्या है, वो उसमें नंबर सारे मेंशन होते हैं. बैच नंबर जो आपका बैच होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा. चेस्ट नंबर, वहाँ पे एक चेस्ट नंबर दिया जाता है जो आप पहनते हैं, आपके नाम से नहीं आपको बुलाया जाता, चेस्ट नंबर से आपको वो बुलाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद है UPSC और अदर रोल नंबर. ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो UPSC एक PIQ फॉर्म और आता है इसी टाइप का है वो, तो कई जगहों पर इस टाइप का मिलेगा, कई जगहों पे वैसा मिलेगा. मैं दोनों वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं. तो परेशान मत होइएगा. UPSC और अदर रोल नंबर का मतलब ये है जो आपका कॉल लेटर होता है ना, कॉल लेटर पे आपका रोल नंबर लिखा होता है एक, वही रोल नंबर आपने इस पे लिखना है. क्योंकि कुछ बच्चे तो UPSC से जाएंगे और कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री के भी होते हैं, दूसरी एंट्रीज के थ्रू भी जाते हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत ना हो. रोल नंबर पे आपका रोल नंबर मेंशन होगा, सॉरी कॉल लेटर पे आपको वही यहाँ पर लिखना है. फिर उसके बाद नेम इन कैपिटल्स. ध्यान दीजिएगा, पूरे फॉर्म के अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि पूरा ही फॉर्म कैपिटल वर्ड्स में लिख देते हैं, पूरे कैपिटल यूज़ करते हैं, कैप्स में पूरा लिख देंगे. ऐसा नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, सिर्फ यहीं पर आपको अपना नाम जो है कैपिटल वर्ड्स में लिखना है. जैसे यहाँ पर नाम जो हम लिखते हैं रवि रंजन, RANJAN रंजन पांडे, PANDEY, रवि रंजन पांडे, यही सिर्फ आपने कैपिटल में लिखना है. ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने रवि रंजन पांडे यहाँ पर लिखा, रवि रंजन पांडे. ठीक है, तो इसमें खास ध्यान जो देने वाली बात है, कई लोगों की आदत होती है वो RR पांडे नाम लिखते हैं अपना, तो आपको ये वाला काम यहाँ पर नहीं करना है, RR पांडे वाला. समझ में आ गई, पूरा कैपिटल जो भी आपका नाम है वो लिखना है. ठीक है, दूसरी चीज, फिर उसके बाद आता है पिता का नाम, फादर्स नेम. फादर्स नेम आपके जो भी पापा का नाम होगा वो आप इसमें मेंशन करेंगे. इसमें भी मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, जैसे आपके पापा कर्नल हैं तो यहाँ पर आगे कर्नल लगा देंगे. ठीक है, श्री लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं. ठीक है, डॉक्टर लगाते हैं, प्रोफेसर होते हैं तो प्रोफेसर लगाते हैं. फिर उसके बाद पद्मश्री होते हैं तो वो पद्मश्री भी लगाते हैं. ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें लगाते हैं. लेट, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फादर का नाम लिखना है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. क्या है? पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी.
सिर्फ आपके आइडेंटिटी का पार्ट है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा पापा कर्नल हैं, श्री, मिस्टर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पद्मश्री क्या है, नहीं। लेट भी आपने नहीं लिखना। अब आप कहेंगे कि पता कैसे लगेगा, इसका मैं आपको बताऊंगा, आगे भी वो चीज़ आएगी तो मैं वहाँ आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि क्या करना है उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बिना किसी उसके, पूरे कैप्स में नहीं, पापा का पूरा नाम लिखना है। अगर आपके पापा का नाम है राम गोपाल वर्मा तो आप ये मत कीजिएगा राम का आर और आर जी वर्मा, नहीं, आपको राम गोपाल वर्मा ही लिखना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे राम गोपाल वर्मा। मैं भी यहाँ पर कैपिटल लिख गया, बोलते बोलते गलती कर गया, ये आप मत कीजिएगा, राम गोपाल वर्मा। सिर्फ राम, गोपाल और वर्मा में फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे, बाकी सब छोटे होंगे। ओके। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट में ए पार्ट आप देखेंगे, अधिकांश समय आवास का स्थान, ध्यान से पढ़िएगा, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस। मैक्सिमम रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंट के डिफरेंस को आपने समझना है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर, मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादातर आप कहाँ पर रहते हैं। कुछ लोगों के तीनों सेम होंगे, कुछ लोगों के अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी करने के लिए बाहर गए होते हैं, दिल्ली में रह रहे होते हैं, वो उनका मैक्सिमम रेजिडेंस होगा दिल्ली वाला। समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कहीं ज्वाइन कर लिया, मुखर्जी प्लेस में, इधर उधर आपने कहीं पर ज्वाइन किया और आप वहीं रहें, तो वो आपका मैक्सिमम रेजिडेंस होगा। तो उसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले लिखा गया है प्लेस, फिर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट, फिर लिखा गया है स्टेट। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक प्लेस का नाम हमने यहाँ पर लिख लिया DHURVWA, धुरवा। ये जगह पड़ती है रांची में। और स्टेट कौन सी है यहाँ पे हमारी, झारखंड। कौन सी है, झारखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ये आप, कई बच्चे सोचेंगे जी पापा का नाम तो यहाँ पे वर्मा है, लड़का पांडे है, ये क्या सीन है, वो समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसमें परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में भी आपका क्या है, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। यहाँ पे कई बच्चे होते हैं, जैसे आपका एड्रेस है RZ57 यहाँ पर, फिर आप लिखेंगे रांची। भैया ये सब काम नहीं करना, ओके। तो जो बोला गया है उतना ही यहाँ पर लिखना है, बाकी चीज़ें आपको इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। जिस प्लेस में जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है उसकी अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यहाँ पे मैं प्लेस सेम लिख देता हूँ भैया, दुरवाई है। फिर यहाँ पे मैं रांची लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे झारखंड लिख देता हूँ। अब आती है पॉपुलेशन की बात। पॉपुलेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आप बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे वाला साइन बनाइए, ऐसे वाला साइन, ठीक है। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली। कई बच्चे लिखते हैं APROX, अप्रॉक्स ऐसे करके। मैं कहूँगा कि ऐसे मत लिखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे लिखिए। बाकी अगर कुछ ऐसे भी लिखना चाहें तो वो भी गलत नहीं है, वो भी बच्चे अपनी जगह ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 15,000 है। मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ बेटा, आप गूगल कीजिएगा इस चीज़ को अच्छे से, और कितनी आपके एरिया की पॉपुलेशन है, जिस जगह आप रहते हैं उसको अच्छे से करके रखिएगा अपने पास, ठीक है। ये नहीं कि जो आपका मन कर रहा है आप वही डालते जा रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस अगर आपका यहाँ पर ये है तो आप एक चीज़ सेम ऑफ द अबव भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, या सेम भी लिख सकते हैं, खाली सेम लिख दीजिए, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं डैश डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि ऊपर वाला ही सेम है। आप मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा ऐसे। अप्रॉक्सीमेटली कितनी पॉपुलेशन है, 15,000 हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। दूसरी चीज, वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया की बात हो रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ पर, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो हेडक्वार्टर पड़ता है या नहीं पड़ता, जिस जगह की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि अब ये यहाँ पर रांची यहाँ पर हेडक्वार्टर माना जाएगा यहाँ पर, तो जिसका भी जो रांची में ही रह रहा होगा तो वो तो रांची और रांची, तो अगर हेडक्वार्टर है तो आप लिख देंगे यस, और अगर हेडक्वार्टर नहीं है तो आप लिख देंगे नो, ठीक है। ये आपको पता करना है कि आपका एरिया हेडक्वार्टर है या फिर नहीं है।
4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 4 पॉइंट तक। अगला है आपके PIQ फॉर्म के फर्स्ट पेज का ही 5th पार्ट। 5th में देखिए वो कहता है फाइंड द डिटेल्स बिलो। अब इन डिटेल्स को आपको भरना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, सबसे पहले फर्स्ट आप भरेंगे स्टेट कौन सी है, सेकंड आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये बताएगा कि ये क्यों किया ये क्यों किया, बट आपकी इंटेलिजेंसी के बारे में पता चलता है इन सब चीज़ों से कि दिमाग कितना चल रहा है आपका और क्या कर रहे हैं आप। फिर आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन के अंदर सीधी सी बात है, अगर आप हिंदू होंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिंदू। मुस्लिम होंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुस्लिम। अगर आप क्रिश्चियन होंगे तो आप क्या लिखेंगे, क्रिश्चियन, ठीक है ना। अगर आप जैन होंगे तो आप लिखेंगे जैन। बट आपको ऐसे नहीं लिखना, ये गलत तरीका है। वो आपसे आपका रिलीजन पूछ रहे हैं, तो अगर आप हिंदू हैं तो आप लिखेंगे हिंदुज्म। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका रिलीजन है इस्लाम। समझ में आ गई आपको। अगर आप सिख हैं तो आपका रिलीजन है सिखिज्म। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप जैन हैं तो आपका रिलीजन है जैनिज्म, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं, ओके। इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ऐसे नहीं लिखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है हिंदुज्म इस्लाम सिखिज्म क्रिश्चियनिटी एंड जैनिज्म, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है कि SC हैं ST हैं या फिर OBC हैं। अगर SC ST OBC हैं तो आप लिख सकते हैं SC ST OBC, और जनरल हैं तो आप इसमें जनरल लिख सकते हैं, ऐसे जनरल, ठीक है। मदर टंग क्या है आपकी, हिंदी है। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया हम तो हरियाणा के हैं तो हम तो हरियाणवी भाषा ही बोलते हैं, तो हाँ आप यहाँ हरियाणवी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के कई तरीके हैं। कई बच्चे लिखते हैं जैसे 1192, ठीक है, और कई लिखेंगे 1 January जनवरी 1992, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट है डेट लिखने के। हम आपको यहाँ बोलेंगे कि आपको ये लिखना है ऐसे 01 Jan 1992। ये 1, 2, 23 जनवरी, इस तरीके का लिखने को अवॉइड कीजिए। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा मैरिड, सिंगल और विडोवर। आपने ये PIQ फॉर्म देखा, इसमें मैरिड लिखा है, सिंगल लिखा है, विडोवर लिखा है, बट यहाँ पे विडो नहीं लिखा। वाई, क्यों, कभी सोचा आपने? रीज़न ये है कि भैया ये बहुत पुराने ज़माने से PIQ बना हुआ है, जिसमें अभी तक कोई चेंज नहीं किए गए। ये तब से चलता हुआ आ रहा है जब इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिर्फ आदमियों की भर्ती होती थी, औरतों की भर्ती नहीं होती थी, तो इसलिए विडो वाला कॉलम आज भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, और विडोवर हैं तो विडोवर, या विडो हैं तो आप विडो लिखेंगे। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद आता है, देखिए अभी पीछे मैंने आपको बोला था कि आपने लेट भी नहीं लिखना, अब यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। क्या माता पिता जीवित हैं, पेरेंट्स अलाइव? अगर यस हैं तो आप सीधा पापा और मम्मी दोनों हैं तो यस कीजिए, और उसके बाद ये जो बी वाला पार्ट है इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर इसको कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपके मान लीजिए कि आपके फादर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पेरेंट जो हैं वो जिंदा हैं या नहीं है, आप नो पे क्लिक करेंगे कि नहीं, ठीक है, हाँ या फिर ना में नो पे। अब कौन है, ठीक है, आपको ये भी करना है आपको कि कौन है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे कि डेथ के टाइम पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके फादर की डेथ हुई है तो आप मदर को काट दीजिएगा, फादर पे टिक करेंगे, ठीक है, और उनकी डेथ के टाइम पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप कितने साल के थे। बच्चे पता क्या करते हैं यहाँ पर, एट दी इफ नॉट अलाइव यूर एज एट दी टाइम, भैया यहाँ पे आपकी एज पूछ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा की एज लिख देंगे, पापा 50 ईयर्स के थे या 67 के थे या 47 के थे, या मम्मी की एज लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है, ना कि पापा या मम्मी की एज, ओके। उनकी डेथ के टाइम पर आपकी एज क्या थी
वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका पेरेंट्स, गार्जियन एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ले दे के यही करना है। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने पीछे बात करी थी फादर, अगर मान लीजिए फादर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया, पता लग गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी एजुकेशन कि फादर की एजुकेशन कितनी है। यहाँ पे फादर की एजुकेशन है ग्रेजुएट, तो आप लिखेंगे ग्रेजुएट, ठीक है। फिर उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालेंगे। फिर उसके बाद मंथली इनकम, फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लिखा है लेट। लेट का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी ग्रेजुएट आप लिख सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं रहेंगी। अब मान लीजिए मदर है, मदर का आपने लिख दिया कि मदर भी ग्रेजुएट है, ठीक है। आपके पेरेंट जो भी होंगे आप वही लिखेंगे इसके अंदर। फिर आता है व्यवसाय, मतलब ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन कुछ नहीं है अगर, तो ऑक्यूपेशन नहीं लिखेंगे आप। अगर ऑक्यूपेशन करती हैं, कुछ है जॉब वॉब, तो वो लिखेंगे। मंथली इनकम की बात करें अगर हम, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर लिख देंगे भैया 65,000, ठीक है, मंथली इनकम है। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये 65,000 मंथली इनकम कैसे है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि कई घरों में पेंशन आ रही है, ठीक है, मान लीजिए 40,000 आपकी पेंशन आ रही है। फिर उसके अलावा ऐसा है कि फार्मिंग भी करते हैं, फार्मिंग से भी आपको कमाई होती है, 17,000 आप फार्मिंग से कमा लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रेंट की बात करें तो 10,000 आप रेंट भी ले लेते हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया है मैंने, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, 7 4 5 6 67 कर दिया। चलो हम टोटल 67 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 67,000 टोटल हो गया। तो आप जो यहाँ पर इनकम लिखेंगे उसको आप इस तरीके से लिखना, 67,000, ठीक है, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग क्या क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे पेंशन, फार्मिंग और रेंट। तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर अपने यहाँ पे बड़ा भाई आपका, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर अगर हैं उनके बारे में, कज़न्स का लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे छोटा भाई होगा आपका, यंगर ब्रदर होगा, सबका यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन 7 कह रहा हूँ मैं, पार्ट 7 इसका। पार्ट 7 में आपको दिखेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपकी पूरी एजुकेशन का। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या करना है आपने। देखिए इसका मतलब है कि ये आपकी 10th की डिटेल्स पूछ रहे हैं। फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब जिस भी जगह आप पढ़े हैं उसका पूरा नाम आपने लिखना है, तरीके से लिखिएगा कि पूरा नाम आप उसका साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर लिख सके। कैपिटल लेटर नहीं, फर्स्ट नेम जो होता है वो फर्स्ट वर्ड बड़ा होता है, उसके बाद वाले छोटे चलते हैं। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, आपको वो लिखनी है, मतलब CBSE था या फिर आपका स्टेट बोर्ड है, क्या है वो आपको लिखना होगा यहाँ पे। कौन से ईयर में आपने 10th पास करी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे इस जगह पर। फिर उसके बाद परसेंटेज, डिवीज़न एंड परसेंटेज, बच्चे क्या करते हैं सीधा परसेंटेज लिख देते हैं 93%, तो इसमें आपको आपकी डिवीज़न भी लिखनी है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, डिवीज़न एंड परसेंटेज को आप कैसे लिखेंगे, डिवीज़न एंड परसेंटेज को आप लिखेंगे जैसे 93 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, इसको हम इरेज करके क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, डिवीज़न क्या है फर्स्ट, ठीक है, और कोमा लगा के 93%, ओके। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, समझ गए आप इस चीज़ को, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका मीडियम क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, क्या था, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो कहते हैं कि मैथ्स और साइंस तो हमारी इंग्लिश में थी मगर सोशल स्टडीज़ हमने हिंदी में पढ़ी है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा मीडियम लिखें, आप लिखेंगे हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर हिंदी और डैश लगा के इंग्लिश, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है, मतलब दोनों मीडियम इसमें यूज़ होते थे। अब देखो ये आपको बॉर्डर और डे स्कॉलर तो आपको पता ही होगा। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस स्कूल, मतलब जो लोग ओपन से पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्टेंस स्कूल, जिसे हम ओपन भी बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने 10वीं जो है ओपन से करी हुई है, कोरस्पॉन्डिंग से करी हुई है, तो वो ये लिखना है आपने। और अगर डे स्कॉलर है तो आप क्या लिखेंगे, डे स्कॉलर, मतलब रेगुलर से पढ़े हैं तो डे स्कॉलर कहा जाता है,
ठीक है। फिर ये होती है, सेकंड कॉलम होता है आपका 12th क्लास का। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, मतलब आपके स्कूल का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सीबीएसई बोर्ड है आपका, क्या है, स्टेट बोर्ड है, क्या है वो आपको लिखना है, कौन से ईयर में आपने 12th करी है, क्या डिवीज़न है आपकी, विद परसेंटेज दोनों लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। मीडियम लिखना है आपने, डे स्कॉलर और क्या लिखना है ये भी लिखेंगे। फिर ग्रेजुएशन आप क्या है ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन परसुइंग हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक लंबी लाइन लगा के सीधा लिख देंगे परसुइंग। परसुइंग के स्पेलिंग से लिखेगा, बच्चे बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे लगा के आप डैश लगा के, एरो मत लगाइएगा, ये मेरे को आदत पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर ऐसे लगा के परसुइंग लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गई। अब बात आती है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इफ एनी, मतलब कोई भी ऐसा काम आपने किया हो जिसपे मतलब आपको अच्छा लगता हो, खुशी होती हो कि हाँ यार 10th में मैंने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली थी, 12th में मैंने कुछ आउटस्टैंडिंग काम किया था, या फिर ग्रेजुएशन में मैंने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया, मतलब जिससे आपको खुशी हो। जरूरी नहीं है कि आप टॉपर होंगे तभी आप इसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ लिखेंगे, मतलब जिससे आपको खुशी लगती है, लगता हो कि हाँ यार मैंने ये अच्छा काम किया था, ठीक है ना। या तो आप लिख सकते हैं स्कूल टॉपर कि 10th में आप स्कूल के टॉपर थे। अगर आप टॉपर नहीं है तो आप हाउस यहाँ पे मतलब मॉनिटर थे, हाउस परफेक्ट थे आप, ठीक है ना, समझ में आ गई। या फिर आप ग्रुप लीडर थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार क्या होता है ये कुछ भी आपको पता है यार है ही नहीं है, बट 12th में ऐसा हुआ है कि आपने सब्जेक्ट जो लिए थे उसमें फिजिक्स में आपने 93 मार्क्स लिए हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, कैसे लिखेंगे, फिजिक्स 93%। तो ये भी तो आपका ये एक अचीवमेंट ही है कि फिजिक्स में आपके 93% मार्क्स आए थे, या मैथ्स में आपके 83% मार्क्स आए थे, तो आपके लिए अचीवमेंट है ये, समझ गए। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी खास अचीवमेंट आपने नहीं ली है। समझ में आ गई, क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब हम इसके बाद मैंने जो जो पॉइंट दिया, जो जो बच्चों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं, सबको इकट्ठा करके इसमें डाल दिया है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबर 8 पे, यहाँ पे आपकी एज, ईयर्स एंड मंथ की बात हो रही है। तो देखिए मान लीजिए जिस दिन ये आप गए हैं यहाँ पर, ईयर और मंथ में आपको लिखना है, तो आप काउंट करके जाएंगे। अब इस चीज़ों को पहले से तैयार करेंगे, वहाँ बैठ के उंगलियों पे चलाने मत लग जाइएगा टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप 21 ईयर्स के हैं और आप 4 मंथ हैं, 21 ईयर 4 मंथ आपने लिख दिया। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ऐसा होता है कि आपने कैलकुलेशन करी है और आपका डे बन रहा है कि आप 21 साल के तो हैं और 15 दिन बन रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे चौथे महीने में, अगर मैं अप्रैल के मंथ की बात करूं तो अप्रैल के महीने में आपके बनते हैं यहाँ पर 21 ईयर 15 डेज। तो इसको आपको राउंड फिगर में लिखना है, समझ में आ गई। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 21 ईयर, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसको कितना कितना लिख देंगे, 4 मंथ, ठीक है। मान लीजिए ये 17-18 डेज बन रहे हैं, 17 या 18 डेज बन रहे हैं, तो आप इसको 5 मंथ कर सकते हैं। 15 से ऊपर गया तो आप नेक्स्ट मंथ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 21 ईयर 6 मंथ, सॉरी 5 मंथ, ठीक है। समझ में आ गई इस चीज़ को। मोर देन 15 डेज आ रहे हैं तो आप 5 मंथ कर सकते हैं इसको राउंड फिगर में। अब आती है हाइट इन मीटर, हाइट आपको लिखनी है मीटर में। कई बच्चे लिखते हैं जैसे 5 फुट 10 इंच के हैं तो लिखेंगे 5 फीट 10 इंच, गलत है, नहीं लिखना है ऐसे, आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना आपने, ठीक है। फिर वो आप मान लीजिए आपकी हाइट बनती है 182 सेंटीमीटर, ऐसे भी नहीं लिखना आपने। भैया आप देखिए तो सही, पहले क्या बोला है उसने, मीटर में लिखना है आपने। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1.82 मीटर। तो जो तरीका आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से लिखना है आपने, बिल्कुल, ठीक है। 1.82 मीटर, समझ गए इस चीज़ को आप, एकदम क्लियर। फिर आता है वेट, कि आपको अपना आपके वेट लिखना है कि आपको वेट कैसे लिखेंगे। तो वेट में भी आपको सेम ऐसे लिखना है। आपका वेट अगर 62 kg है तो आप लिखेंगे 62 kg, बात खत्म, समझ गए इस चीज़ को, क्लियर। अब आता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और पर्सनल मंथली इनकम कि अभी अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे स्टूडेंट, और उसके बाद आपकी इनकम क्या है, स्टूडेंट है तो नील होगी आपकी इनकम, आप लिख देंगे नील। अगर आप मान लीजिए आर्मी एयरफोर्स वाले हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर्विस एंट्री वालों के लिए ये कि आर्मी
या फिर IAF, जो भी हैं आप, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो भी है मंथली इनकम वो यहाँ पे कोमा लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर इस चीज़ का। उसके बाद आता है NCC ट्रेनिंग, आपने ली है या फिर नहीं ली है। ली है तो यस पे टिक कीजिए, नहीं ली तो नो पे करके इस वाले पार्ट को भी भूल जाइए। और अगर आपने मान लीजिए करी है NCC ट्रेनिंग तो फिर उसकी लिखिए टोटल ट्रेनिंग कितनी ली है, ट्रेनिंग कौन सी विंग के थे आप, डिवीज़न क्या थी आपकी, और सर्टिफिकेट कितने मिले हुए हैं आपको, क्योंकि C सर्टिफिकेट तक होता है ABC, तो आपको लिखना है कि कौन सा सर्टिफिकेट तक आपको मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक छोटा सा पॉइंट जो हम आगे छोड़ गए हैं, सर्विस एंट्री वालों के लिए भी बनता है। यहाँ पर जब हम एड्रेस लिखते हैं ना, ये परमानेंट रेजिडेंस और ये प्रेजेंट रेजिडेंस, अगर जो सर्विस एंट्री वाले हेडक्वार्टर में है या किसी ऐसी जगह पे, तो वो उसका भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला कैंट में या किसी क्वार्टर में जहाँ पे भी हैं, उसके बाद वो भी लिख सकते हैं कि इस जगह पर है। ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। इतना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 11। क्या आता है हमारा? पार्ट 11। ठीक है, अब पार्ट 11 से आपको समझ के सारी चीज़ों को लिखना है। देखते जाइए। वो कहता है पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स स्पोर्ट्स में आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा है, वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तभी PIQ फॉर्म आपको जो होता है, एक आपके साइकोलॉजिस्ट को दिया जाता है और एक आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है। उसी से ही वो आपके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। तो आप अपने आप को छुपाइए मत या हाइड करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जो भी आप अपने बारे में जानते हैं, जो जो आपने किया है, आप उसको इसमें अच्छे से लिखिए। सामने वाले को पता तो लगे कि आप कौन हैं। आप अगर अपने बारे में बताएंगे ही नहीं तो फिर कैसे वो आपके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कौन से गेम्स स्पोर्ट्स में आपने पार्ट लिया है, आप वो लिखेंगे कि किस गेम में या किस स्पोर्ट्स में आपने पार्ट लिया, वो सारा मेंशन करेंगे आप इसके अंदर। उसके बाद पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, इसका खास ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप कॉलेज टाइम में थे, आपने क्रिकेट खेला है, ठीक है, और आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही खेला और उसके बाद आपने नहीं खेला, तो आप लिख दीजिएगा 2015। मान लीजिए आपने 2015 में खेला और अगले साल भी खेला, तो 2015 से 2016 तक आपने खेला है, तो इस तरीके से आप डैश लगा के लिखेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर, क्या आपने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है? अगर आपने किया है तो आप लिख सकते हैं यस, स्कूल को किया है, ठीक है, या कॉलेज को किया है, या अदर, जहां कहीं भी। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, इसमें आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट क्या रही है? आपने कोई सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किस पे, आपको वो सारा लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे आपने जीता है, तो यहाँ पर आप स्टेट लिखेंगे कोमा लगा के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जरूरी है, स्टेट लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता है तो डिस्ट्रिक्ट पे। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए आप खेलते थे क्रिकेट, बट आपने अपने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं खेला या रिप्रेजेंट नहीं किया, तो क्या आप यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, आप लिखेंगे और यहाँ पे क्रिकेट लिख के छोड़ देंगे। आपने रिप्रेजेंट नहीं किया, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और इन सारी चीज़ों की जगह आप क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखेंगे क्रिकेट और यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक NA, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया मगर मैंने खेला जरूर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हॉबीज का मतलब होता है जो आप डेली करते हैं, डे टू डे करते हैं, ये आपकी हॉबी है, डे टू डे। ठीक है, इंटरेस्ट होता है जो आप मंथ में मतलब 1-2 बार करते हैं, महीने में 2-3 बार अपने आपका इंटरेस्ट है, चलो भैया मैं आउटिंग के लिए जाता हूँ, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि आप मतलब पेंटिंग करते हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, तो वो इंटरेस्ट होता है। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी हॉबीज़ है कि भैया आपको जो है वो पे वॉचिंग TV बहुत पसंद है, तो आपने लिख दिया, ये आपकी हॉबी है। या फिर आपको कोई भी ऐसा काम जो आपकी हॉबी है, तो ध्यान दीजिएगा डे टू डे लाइफ का और महीने में 2-3 बार का, तो वो दोनों यहाँ पर आपको आपके लिखने हैं। हॉबीज़ और इंटरेस्ट के अलावा क्या है हमारा, ये देखिए, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ का मतलब ये है पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर बाकी सब चीज़ें। तो अगर मान लीजिए आप एक अच्छे ड्रमर हैं, तो आप लिख सकते हैं ड्रमर, ठीक है ना, तो आप वो लिख सकते हैं।
गिटार बजाते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, पियानो बजाते हैं तो आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डालनी है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप, ठीक है, कौन से एक्टिविटी ग्रुप में आपने क्या किया है क्या नहीं किया, वो चीज़ इसके अंदर डालनी है आपको एक्टिविटी ग्रुप में, कि भैया वो डांस का ग्रुप था या ड्रामा ग्रुप था, तो आप लिख सकते हैं ड्रामा ग्रुप था भैया वो, ठीक है। कौन से ईयर में लिया, मान लीजिए आपने 2019 में पार्ट लिया तो 2019। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला भैया उस टाइम पे, ठीक है, या बेस्ट ड्रमर का अवार्ड मिला आपको, तो वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आपको आता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलम ग्रुप और अदर फील्ड। मतलब कोई ऐसा काम किया हो, कोई भी जिम्मेदारी का काम आपने कर रखा हो जिसको याद करके या कुछ भी मतलब आपको गर्व महसूस होता हो, कोई जिम्मेदारी का काम आपने किया हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लोग करते हैं, अगर नहीं किया तो आप एनए लिख देंगे, और अगर किया है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप अगर आपने लगाया हो कभी, गरीब बच्चों को अगर आपने कभी पढ़ाया हो, और अगर नहीं किया तो एनए लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका डी पार्ट जो है 11 पॉइंट का ख़त्म हो जाता है। कहीं पे कोई अगर डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फिर हम आते हैं अगले पार्ट पर। अगले में आप देखेंगे 12th पार्ट में नेम ऑफ कमीशन, सॉरी नेचर ऑफ कमीशन। नेचर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि कौन सी कमीशन के थ्रू आप जा रहे हैं, मतलब किस कमीशन के लिए जा रहे हैं, ये आपकी परमानेंट कमीशन है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, नेम ऑफ कमीशन में ना एंट्री डाल देंगे, टीजीसी एंट्री, ठीक है, एनडीए एंट्री। अरे भैया आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, भैया ये परमानेंट कमीशन है जिसमें टिल रिटायरमेंट तक आपकी जॉब रहती है, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब जिसमें 15-20 साल तक की आपकी जॉब रहती है, ठीक है, वो आपको लिखना है। चॉइस ऑफ सर्विस बी पार्ट में, चॉइस ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप आर्मी के लिए चॉइस कर रहे हैं, या फिर आप एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं एएफए लिखेंगे, या फिर आप नेवी के लिए कर रहे हैं तो एनएवीवाई नेवी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 3 सेवाओं में कमीशन के लिए कितने मौके ले चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। इन तीनों सर्विसेज में कितनी बार आप एंट्री ले चुके हैं, मतलब एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप कितनी बार आए हैं, अभी 2 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं, या कितनी बार। अगर आप एक भी बार नहीं आए तो आप लिख देंगे नील, और अगर आप आए हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स, 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। डिटेल्स ऑफ ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज इफ एनी, आपको प्रीवियस इंटरव्यू की पूरी डिटेल देनी होगी अगर आपके आए हुए हैं तो। सीरियल नंबर लिख लिख के, जैसे 1 2 3 4 5 6, टाइप ऑफ एंट्री, कौन सी एंट्री का टाइप था, टीजीसी, एनडीए, सीडीएस, जो भी एंट्री थी, एसएसबी नंबर एंड प्लेस, आपका क्या नंबर था और क्या प्लेस था आपका, कौन सी जगह पे हुआ था, डेट, अगर डेट याद नहीं है तो आप ईयर लिख सकते हैं वहाँ पर, चेस्ट नंबर और बैच नंबर आपका क्या था वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो और अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा ऐसे एनए करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका पीआईक्यू फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इसके अंदर जितना भी हम आपके डाउट्स जो जो बच्चों के आते हैं वो कंप्लीट कर दें। इसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम इसमें आपको पूरा रिप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिएगा। इससे हमें आगे के लिए कि अभी और वीडियोस डालनी चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि कुछ करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।